आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल जो है वो थ्योरेटिकल आर्टिकल है, टोटली थ्योरेटिकल आर्टिकल है। क्वेश्चंस तो हम इसके कर ही चुके हैं पहले, उसमें कैपेसिटर में सेम क्वेश्चन रेजिस्टेंस में भी आएंगे, तो न्यूमेरिकल वाइज कोई बहुत बड़े क्वेश्चन इस पर नहीं बनते, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत बनेंगे इस पर। और बोर्ड में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हर साल लगभग एक साल छोड़ के एक साल क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, आता ही है। कंपटीशन में इसके इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन पर क्वेश्चन आते हैं, तो वो इसकी एप्लीकेशन भी हैं दो, वो एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे हम। उससे पहले हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को इसकी स्टेटमेंट बताएंगे और इसको प्रूव करेंगे। यहां इसका प्रूफ है, ध्यान करो, जब मैं कैपेसिटर में पढ़ा रहा था ना, तो मैंने कहा था भी रेजिस्टेंस में जाके आएगा डिटेल में, और फिर उसको यहां हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां इसको हम एक्सप्लेन करेंगे टोटली थ्योरेटिकल, इसकी स्टेटमेंट लेंगे फिर प्रूव करेंगे इसको। तो पहले इसकी स्टेटमेंट लेते हैं हम। स्टेटमेंट हम इसको एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम, डायग्राम के बेस पे एक्सप्लेन करते हैं। पहले इसकी डायग्राम बना लें। जैसे मान लो एक ए पॉइंट, बी पॉइंट है, ये कोई सी है, ये डी है। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहां एक रेजिस्टेंस यहां कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस यहां कनेक्टेड है, और एक यहां कनेक्टेड है। मान लीजिए 4 रेजिस्टेंस हैं, एक का नाम मैं पी बोल देता हूं, एक का नाम क्यू, ये आर और ये एस। 4 हमने इनके नाम रख लिए, ए बी सी पी क्यू आर एस। यहां ए और सी के बीच में हमने एक सेल लगा रखी है और एक की लगा रखी है। इस की को मैं K1 बोल देता हूं, सेल और की लगा रखी है। यहां बी और डी पॉइंट के बीच में एक की और लगा रखी है, और साथ में लगा रखा है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, ये जी फॉर गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत स्मॉल करंट्स को मेजर करने के काम आता है गैल्वेनोमीटर। जैसे एमीटर होता है वैसे ही गैल्वेनोमीटर होता है, बट दोनों में फर्क है। गैल्वेनोमीटर काफी सेंसिटिव होता है, बहुत स्मॉल करंट्स को डिटेक्ट करना हो ना, बहुत स्मॉल करंट्स को डिटेक्ट करना हो कि वो फ्लो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो हम आमतौर पर गैल्वेनोमीटर से करते हैं। बहुत स्मॉल करंट्स को मेजर या डिटेक्ट करने का काम आता है। एक बार पहले इसी के बारे में बता दूं, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। जैसे गैल्वेनोमीटर है मान लो, तो गैल्वेनोमीटर में यूं स्केल बनी होगी, गैल्वेनोमीटर के अंदर स्केल बनी होगी भाई। इसको मैं बोलूंगा लेफ्ट साइड, इसको बोलूंगा मैं राइट साइड। इसके बीच में होता है जीरो, इसकी स्केल का जीरो बीच में लिखा होता है। एक इसमें लगा होता है पॉइंटर, जिसको हम सुई कह सकते हैं, सुई या पॉइंटर। लोकल लैंग्वेज सुई बोल देंगे, वरना पॉइंटर बोल देंगे। गैल्वेनोमीटर है ये, गैल्वेनोमीटर दिखा रखा है मैंने, गैल्वेनोमीटर। देखो जब तक गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं आएगा तो उसका जो पॉइंटर है वो जीरो पर रहेगा, उसका पॉइंटर जीरो पर रहेगा। करंट आते ही इसका पॉइंटर या तो राइट में हिल जाएगा या लेफ्ट में हिल जाएगा, या तो इसका पॉइंटर इधर हिल जाएगा यूं करंट फ्लो करते ही, या इधर हिल जाएगा। इसके लिए हम ऐसे बोलेंगे, अगर इसकी सुई लेफ्ट में चली गई तो हम कहते हैं डिफ्लेक्शन इज इन लेफ्ट साइड। डिफ्लेक्शन बोलते हैं हम, सुई का हिलना डिफ्लेक्शन कहलाता है। तो सुई इधर हिल गई तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट में बोलेंगे, सुई इधर हिल गई तो डिफ्लेक्शन राइट में बोलेंगे। इस तरह कहते हैं डिफ्लेक्शन आ रहा है, लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में, इस तरह के वर्ड यूज करेंगे हम गैल्वेनोमीटर के अंदर कि डिफ्लेक्शन इज इन राइट साइड, डिफ्लेक्शन इज इन लेफ्ट साइड, ऐसे बोलते हैं। आमतौर पर गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट को डिटेक्ट करने के लिए ज्यादा काम आता है, इससे ज्यादा मेजर करते नहीं, क्योंकि इसकी रेंज कम होती है, सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, रेंज कम होती है। तो थोड़ा सा ज्यादा करंट आती है, इसकी सुई लास्ट में चली जाती है, इसलिए तो ज्यादातर ये स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के काम आता है। चलो, ये तो गैल्वेनोमीटर ये यहां लगा रखा है। इसका भी रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा हमें। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है जी, इसका रेजिस्टेंस है जी। अब व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का मीनिंग समझो, इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। देखो भाई, आप ये कहोगे कि भाई जैसे हमने ये 4 रेजिस्टेंस ले लिए पी क्यू आर एस, और इस तरीके से एक सर्किट में कनेक्ट कर दिए। ये जो सर्किट हमने बनाया पी क्यू आर एस का, ये पी क्यू आर एस का जो सर्किट बनाया, इसको हम ब्रिज कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रिज। ये जो इस टाइप से सर्किट बना रखे हैं इसको ब्रिज बोला जाता है, कि हमने ब्रिज बना दिया। ये जो शेप है इसको ब्रिज शेप बोला जाता है। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप पहले की K1 को क्लोज कर लो, की K1 को क्लोज करो, और उसके बाद K2 को क्लोज, पहले K1 को क्लोज करना होता है, उसके बाद K2 को क्लोज करना होता है। उसका भी रीजन समझाएंगे, पहले K1 को क्यों, बाद में K2 को क्यों, अभी तो समझ लो। तो हमने इसको की K1 को क्लोज कराया तो बैटरी के कारण करंट चल पड़ेगा,
मान लो यहां से करंट आया, यूं करंट गया। अब यहां जब करंट आया तो कुछ करंट इस रास्ते में जाएगा, मान लो इधर I1 चला गया और कुछ करंट इस रास्ते में जाएगा, मान लो इधर करंट चला गया I माइनस I1। ठीक, जब ये I1 करंट बी पॉइंट पे गया, ये I1 करंट बी पॉइंट पे गया तो कुछ करंट इस रास्ते में जाएगा, मान लो करंट इधर चला गया IG, जी गैलोमीटर के लिए लिख दिया हमने, गैलोमीटर के लिए। तो इस वायर में जो करंट आया वो आया I1 माइनस IG, I1 माइनस IG। इधर से आया IG, इधर से I माइनस I1, ये दोनों मिलके इधर चले गए, ये हो गया I माइनस I1 प्लस IG। ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। ये इधर से करंट आया, इधर से आया, टोटल मिलके ये फिर I हो जाएगा, ये करंट यूं चला गया। तो ये तो कि करंट की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दिखाए, समझ में आया? वो आसान सा है। K2 को K1 लिखा है क्या? इसको K2 ही बोलना बेटे। चलो, अब ये जैसे मैंने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब देखो, ये जो चार रेजिस्टेंस है PQRS, इनमें से कोई एक रेजिस्टेंस हम रखते हैं वेरिएबल, कोई एक रेजिस्टेंस हम रखेंगे वेरिएबल, बाकी रेजिस्टेंस होते हैं फिक्स, बाकी रेजिस्टेंस फिक्स होंगे, कोई एक वेरिएबल रखेंगे। मैं मान लेता हूं कि R हमारा वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। R मान लीजिए हमारा वेरिएबल है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या कहती है? देखो, ये कहता है भाई जैसे हमने ये सर्किट बनाया कि K1 को पहले क्लोज करा, K2 को बाद में क्लोज करा, सर्किट में करंट आ गया, इस वायर में भी करंट आ रहा है, हर जगह करंट फ्लो कर रहा है, दिखा रखा है मैंने। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ये कहता है कि, इसकी स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर आप जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसको एडजस्ट करो, अगर आप वेरिएबल रेजिस्टेंस को एडजस्ट करो तो एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी बनेगी, जिस केस में जब आप वेरिएबल रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर रहे होगे तो एक कंडीशन ऐसी बन जाएगी जब जो गैलोमीटर वाली वायर है उसमें करंट जीरो हो जाएगा, गैलोमीटर वाली वायर में करंट जीरो हो जाएगा। आप इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को एडजस्ट करते जाओगे तो अल्टीमेटली देखोगे कि यहां जो करंट था ना, ये करंट जीरो हो जाएगा। और जब ये करंट जीरो हो जाएगा, मैं कह रहा हूं इसको चेंज करोगे तो एडजस्टमेंट के बाद हो जाएगा, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल चीज है ये। क्यों हो जाएगा उसका रीजन भी समझाऊंगा मैं। जब इस रेजिस्टेंस को मैं एडजस्ट करता गया तो अल्टीमेटली इस वायर में करंट हो जाएगा जीरो। जब गैलोमीटर वाली वायर में, ये इसको बोलता हूं गैलोमीटर वाली वायर, इसमें गैलोमीटर लग रहा है, तो जब गैलोमीटर वाली वायर में करंट जीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम कहते हैं, उस केस में हम कहते हैं कि ब्रिज बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड ब्रिज है। अगर ये करंट जीरो हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड है। और जब हमारा ब्रिज बैलेंस्ड होगा, इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड देन यू विल सी दैट P by Q will be equal to R by S। तो P by Q R by S के बराबर मिलेगा। If P by Q मतलब if breeze is balanced then P by Q will be equal to R by S। ये इसका मीनिंग है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का। मैं दोबारा समझाता हूं, सुनो एक बार और, फिर मैं इसको प्रूव भी करूंगा। अभी तो मैंने मीनिंग समझाने की कोशिश करी है। बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है, दोबारा सुनो। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप ये चार रेजिस्टेंस ब्रिज की फॉर्म में कनेक्ट कर दो, जैसा कि मैंने दिखा रखा है, फिर आप की K1 को पहले क्लोज करो, फिर K2 को क्लोज करो, पहले K1 को क्लोज करो, फिर K2 को क्लोज करो। और अगर आप गैलोमीटर वाली वायर में करंट को जीरो कर देते हैं बाय एडजस्टिंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके अगर आप इस वायर में करंट जीरो कर देते हैं तो हम ये कहेंगे कि हमारा ब्रिज बैलेंस्ड है। और जब हमारा ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो P बाय Q की रेशो R बाय S की रेशो के बराबर आएगी। P बाय Q की रेशो R बाय S की रेशो के बराबर आएगी इफ करंट इन दिस ब्रांच इज जीरो। क्वेश्चन क्या आएगा, आपको कहेगा भाई इसको एक्सप्लेन करके बताओ, प्रूव करके दिखाओ। आपको बोलेगा प्रूव करो कि जब इस वायर में करंट जीरो है तो ये कंडीशन बनेगी। ये प्रूव करना मुझे सिंपल सा है, उसके लिए किरचॉफ्स लॉ लगा देंगे हम, प्रूव हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, लूप लेंगे भाई, दो लूप लेंगे। एक लूप ले लो A B D A, एक लूप ले लो A B D A। ये यहां है लूप A B D A, इस पोर्शन में लूप ले लिया मैंने, इस पोर्शन में लूप ले लिया A B D A। मुझे प्रूव करना कि इस करंट को जब जीरो मानूंगा तो ये कंडीशन बनती या नहीं बनती, बस इतना काम है अपना।
ठीक है। तो इसमें देखो पहले आप, ये लूप लिया मैंने, तो इस लूप पे लूप ला लगाओ। इस पहले मैं यहां से चला -i1 इंटू पी, -i1 इंटू पी इस वायर में, फिर मैं इधर चला तो -ig इंटू जी, -ig इंटू जी करंट की डायरेक्शन में, फिर मैं इधर चला तो प्लस i -i1 इंटू आर इक्वल टू 0। देखो भाई ये लूप लिया मैंने, उसके बाद लूप लेता हूं बी सी डी बी, यह है लूप बी सी डी बी, इधर लूप है ये। इसको मैं यूं दिखा देता हूं, सर्कल सा बना गया कि लूप यहां लिया मैंने, यूं लूप लिया है। इसमें लूप ला लगाओ तो मैं चला बी से सी, -i1 -ig इंटू क्यू, यहां माइनस नेगेटिव आएगा, फिर इधर प्लस का i -i1 प्लस ig इंटू एस, फिर इधर का प्लस ig इंटू जी इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन होगी, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन मैंने बना ली पहले एक बार लूप ला से एक। अच्छा मैंने जो लूप लिया यही लूप लेने कोई जरूरी नहीं है भाई, आप रट्टा मत मारना कि मैंने ये लूप लिए तो अपने याद करने हैं यही लूप लेने हैं। मैंने लूप के बारे में पहले भी कहा हुआ है कि आपकी मर्जी होती है जो लो, बट वो वेरिएबल सारे उसमें इंक्लूड हो जाए ऐसा जरूर कर दो। तो ये मैंने दो लूप ले लिए, एक इस पार्ट में ले लिया, एक बार इस पार्ट में लूप ले लिया। अब मैं इसके अंदर भाई कंडीशन लगाता हूं, लेट IG बिकम्स 0, लेट IG बिकम्स 0। आप या यूं बोलो आप, बाय एडजस्टिंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस, बाय एडजस्टिंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस लेट IG बिकम्स 0। हमने IG को 0 कर दिया, मतलब ब्रिज बैलेंस्ड कर दिया। तो IG की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में 0 भरो, IG की दोनों इक्वेशन में वैल्यू 0 भरो। तो इसमें 0 भरता हूं तो -i1 p प्लस i -i1 r इक्वल टू 0। तो मैं इसको लिख सकता था i1p इज इक्वल टू i -i1 r। इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट भाई, इसका नाम मैं इक्वेशन फर्स्ट रख रहा हूं। फिर मैं इसमें IG 0 भरता हूं, इसके अंदर IG 0 भरता हूं तो -i1 इंटू क्यू माइनस, ये प्लस का हो गया, प्लस i -i1 इंटू एस इक्वल टू 0। यहां से इक्वेशन बढ़ेगी i1 इंटू क्यू इज इक्वल टू i -i1 इंटू एस। ये मेरी होगी सेकंड इक्वेशन। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। देखिए भैया, तो ये मैंने इक्वेशन ले ली। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, देन यू विल गेट i1p over i1q is equal to i -i1r over i -i1 into s। i1 से i1 कट गया, ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गई, इसका मतलब p बाय q इज इक्वल टू r बाई s। ये मेरा आंसर आ गया। यही मुझे प्रूव करना था कि ब्रिज अगर बैलेंस्ड है तो भाई ये रेशो इक्वल होंगी, ये प्रूव करना है आपको। तो अगर ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो ये रेशोज आपकी इक्वल आएंगी। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। कोई डाउट? मेरे ख्याल से तो नहीं लेने चाहिए डाउट को, इसमें आसान सा था। समझ में आया भाई? तो बोर्ड में इस तरीके से पूछा जाएगा आपसे, बोर्ड में इस तरीके से पूछा जाएगा। ये क्लियर हो गया? ओके। अब ये तो मैंने एक्सप्लेन करा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है। अब लिख लो इसकी स्टेटमेंट। मैंने एक्सप्लेन पहले इसलिए किया ताकि समझ में आ जाए चीज, फिर इसकी स्टेटमेंट लिख लो। वो तो याद करनी होती है स्टेटमेंट, तो आपको याद करनी है। तो लिख लीजिए स्टेटमेंट। दो तीन बच्चों ने पूछा था, मुझे लिखानी भी थी, वो तो जरूरी है स्टेटमेंट तो भाई। अब लिखिए, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, if we connect the resistances as shown in figure, if we connect the resistances as shown in figure, अगर हम रेजिस्टेंसेस को जैसे फिगर में कनेक्ट किया गया ऐसे कनेक्ट कर दें, ये फिगर बनानी जरूरी है स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, ध्यान रखना।
According to Wheatstone bridge principle, if we connect the resistances as shown in the figure and close the key K1 first, close the key K1 first, then close the key K2. पहले की K1 को क्लोज करें, फिर की K2 को क्लोज करें. लिख लिया इतना. According to Wheatstone bridge principle, if we connect the resistances as shown in the figure and we close the key K1 first, then key K2, and we adjust the variable resistance such that, and we adjust the variable resistance such that Ig becomes 0. We adjust the variable resistance such that Ig becomes 0. Ig becomes 0. If we adjust the variable resistance such that Ig becomes 0, then bridge is said to be balanced. Then bridge is said to be balanced. Then bridge is said to be balanced, and in balanced state, P by Q will be equal to R by S. Then in balanced state, P by Q will be equal to R by S. तो P by Q R by S की रेशो के बराबर होगा. तो ये इसकी स्टेटमेंट है. ये कहता भी जैसे कि अपने रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए हुए हैं, इस तरह से रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो कि K1 को पहले क्लोज कर दो, K2 को बाद में क्लोज करो, और उसके बाद अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस तरीके से एडजस्ट किया जाए कि Ig 0 हो जाए, गैल्वेनोमीटर वाली वायर में कोई करंट ना आए, गैल्वेनोमीटर वाली वायर में कोई करंट ना आए, तो ब्रिज को बैलेंस्ड बोला जाएगा. तो हम कहेंगे ब्रिज हमारा बैलेंस्ड है, और बैलेंस्ड स्टेट में P बाई Q की रेशो R बाई S की रेशो के इक्वल होती है. P बाई Q की रेशो R बाई S की रेशो के इक्वल होती है. ये इसका मीनिंग है. वर्ड्स में लिख लो इसको और ये प्रूव कर दो. क्वेश्चन क्या आएगा? बोर्ड्स में आएगा ऐसा क्वेश्चन. बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 3 नंबर में पूछा जाता है. सीधा बोलेगा स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल. स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल. आपको पहले स्टेटमेंट लिखनी होती है, ये डायग्राम बना के स्टेटमेंट लिखनी होती है, फिर ये प्रूफ देना होता है. मुझे समझाना था तो पहले मैंने प्रूफ दिया इसका और फिर मैंने स्टेटमेंट लिखवाई. लेकिन आपने पेपर में अगर आता है तो पहले स्टेटमेंट लिखिए, फिर इसको प्रूव कीजिए, तब इसके मार्क्स बोर्ड में आएंगे. अब एक क्वेश्चन आता भी, मैंने कहा कि K1 को पहले क्लोज करना है और K2 को क्लोज बाद में करना है. मैंने ऐसा स्पेशल लिखवाया है. देन वी क्लोज द की K1 फर्स्ट, देन वी विल क्लोज की K2 आफ्टर दैट. तो सेकंड मतलब इसमें K1 को पहले क्लोज क्यों करना है, K2 को बाद में क्लोज क्यों करना है? उसका कारण है कि अगर मान लो K2 को पहले क्लोज कर दिया जाएगा, अगर K2 को पहले क्लोज कर दिया जाएगा तो भैया ब्रिज जो है ना, ये जो गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर देखो ब्रिज बैलेंस्ड कब होगा? हमें ब्रिज बैलेंस तब पता चलेगा जब गैल्वेनोमीटर वाली वायर में करंट नहीं आएगा. अगर हम तो गैल्वेनोमीटर को देखेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस एडजस्ट करते गए, जब गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पर आ गई, हमने कह दिया ब्रिज बैलेंस्ड है. ऐसे तो पता चलेगा ना. ब्रिज बैलेंस का पता कैसे चला कि गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पर है, हमने कह दिया ब्रिज इज बैलेंस्ड. तो बेटा अगर हम K2 को पहले क्लोज कर दें और फिर K1 को क्लोज करें तो ब्रिज बैलेंस्ड होते हुए भी, दोबारा सुन लेना, अगर K2 को पहले क्लोज कर दिया जाए और K1 को बाद में क्लोज किया जाए तो ब्रिज बैलेंस्ड होते हुए भी गैल्वेनोमीटर टेम्परेरी डिफ्लेक्शन दिखाएगा. क्या कर गया मैं? अगर K2 को पहले क्लोज कर दिया जाए, K1 को बाद में क्लोज किया जाए, तो गैल्वेनोमीटर टेम्परेरी डिफ्लेक्शन दिखाएगा. टेम्परेरी का मतलब कुछ टाइम तक डिफ्लेक्शन दिखाएगा, फिर 0 होगा. तो बैलेंस्ड स्टेट में भी डिफ्लेक्शन दिखा सकता है गैल्वेनोमीटर, अगर K2 को पहले क्लोज कर दिया जाए तो वो कंडीशन ही ना आए, हमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम पहले K1 को क्लोज करते हैं, बाद में K2 को क्लोज करते हैं. ये कारण है उसके पीछे. अच्छा एक और बात है, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, इसमें मैंने बोला तो अगर ब्रिज बैलेंस्ड हो ना, ब्रिज बैलेंस्ड हो तो ये लिख लेना, अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो गैल्वेनोमीटर और सेल इंटरचेंजेबल होते हैं. गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज किया जा सकता है इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड. अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो सेल को और गैल्वेनोमीटर को चेंज कर दोगे तो कंडीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लिख लो ये बात. बैलेंस्ड ब्रिज में गैल्वेनोमीटर और सेल की पोजीशन अगर इंटरचेंज कर दी जाए तो बैलेंसिंग स्टेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता. ये लिख लेना है. और एक बात, ये गैल्वेनोमीटर जो होता है, सॉरी जो ये अपना व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू किसी भी चीज की, जैसे इसे कैलकुलेशन करेंगे अभी हम बताऊंगा, मैं एक इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा इसके बारे में. तो ये जो गैल्वेनोमीटर आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, ये मैक्सिमम सेंसिटिव तब होता है, मैक्सिमम एक्यूरेट वैल्यू तब देता है
जब चारों रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस सेम ऑर्डर के हों। अगर चारों रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस सेम ऑर्डर के हैं तो ये गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम सेंसिटिव होता है, या ये बोलिए ये मैक्सिमम एक्यूरेट रीडिंग देता है हमें। रीडिंग किस चीज की वो अभी आगे पता चलेगा आप लोगों को। तो चारों रेजिस्टेंस अगर सेम ऑर्डर के हैं ना तो अच्छा माना जाता है। सेम ऑर्डर बैलेंसिंग के लिए जरूरी नहीं है, बैलेंसिंग में तो सेम नहीं होंगे तो भी हो जाएंगे, बैलेंसिंग में तो सेम होंगे तो भी होंगे, नहीं होंगे तो भी बैलेंसिंग की जा सकती है। बैलेंस का तो मतलब रेशियो बराबर करनी है। लेकिन क्वेश्चन है कि मैक्सिमम सेंसिटिव कब होगा, जब चारों इक्वल होंगे, जब चारों इक्वल होंगे। ठीक, तो ये मैक्सिमम सेंसिटिव कहा जाता है जब चारों रेजिस्टेंस इक्वल होंगे। अच्छा एक बात और सुनो एक बात सुनो सुनो सुनो। मैंने कहा भी अगर ये देखो, अगर ये कंडीशन है, अब मैं कंडीशन ये उल्टा बोलूं, क्वेश्चन के हिसाब से बोलूं, अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब क्या है, ये तो स्टेटमेंट तो एक्सप्लेन कर दी मैंने। अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बैलेंसिंग स्टेट में करंट क्यों नहीं आया इस बीच वाली वायर में। बीच वाली वायर में जब ब्रिज बैलेंस हो गया तो करंट क्यों नहीं आया। तो बेटा देखो, अगर ये कंडीशन होगी तो आपने बोला ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज बैलेंस है तो आईजी जीरो है। आईजी जीरो होने का मतलब क्या है, आईजी जीरो होने का मतलब बी पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है। इसका मतलब बी का और डी का पोटेंशियल इक्वल है, तभी तो करंट नहीं आया। अरे इस वायर में करंट नहीं आ रहा है, किसी वायर में करंट कब नहीं आता भाई, जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ना हो। तो अगर ब्रिज बैलेंस्ड है, अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या हुआ, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग हुआ कि पॉइंट बी का और डी का पोटेंशियल इक्वल है। पॉइंट बी और डी के पोटेंशियल इक्वल होने के कारण ही तो बीच वाली वायर में करंट नहीं आया। अगर बी और डी में किसी का पोटेंशियल ज्यादा होता, किसी का कम होता, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट आ जाता। अगर पोटेंशियल अलग अलग होते तो हायर से लोअर करंट आ जाता भाई। करंट का ना आना इस बात का प्रूफ है कि इनके पोटेंशियल्स इक्वल हैं। करंट का ना आना इस बात का प्रूफ है कि दोनों के पोटेंशियल से इक्वल हैं। पॉइंट बी और पॉइंट डी के पोटेंशियल इसका मतलब इक्वल है, इसलिए करंट नहीं आया भाई। तो करंट ना आना पूछा जाता है, अभी करंट क्यों नहीं आया जी, तो आप रीजन क्या दोगे, अब कंसेप्ट से चलो तो रीजन दोगे भाई कि इसका मतलब इनका पोटेंशियल इक्वल है इसलिए करंट नहीं आया। इसका मतलब पोटेंशियल इक्वल है, करंट नहीं आया। तो इसका मतलब यहां से मैं कह दूं, अगर P इंटू एस का प्रोडक्ट I इंटू क्यू के बराबर है, इस चीज को यूं लिख दूं, अरे इस कंडीशन को ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये कंडीशन अगर बन गई तो मैं ये कह दूं इसका मतलब बी और डी का पोटेंशियल इक्वल होंगे, बी और डी का पोटेंशियल इक्वल होंगे। अगर ये कंडीशन बनेगी तो बी और डी का पोटेंशियल इक्वल होंगे, इसलिए करंट नहीं आएगा। ये कंडीशन बनेगी तो इसका मतलब पोटेंशियल बराबर है, इसलिए करंट नहीं आ रहा है। और अगर याद कर पाओ तो 2 पॉइंट और बता सकता हूं, अगर याद कर पाओ तो 2 पॉइंट और बता सकता हूं। अगर पी एस ग्रेटर देन आर क्यू हो ना, पी एस का प्रोडक्ट आर क्यू से ज्यादा हो तो इसका मतलब पोटेंशियल इक्वल नहीं होंगे। जब ये प्रोडक्ट बराबर है तो पोटेंशियल इक्वल है, अगर ये प्रोडक्ट बराबर ना हो तो पोटेंशियल इक्वल नहीं होंगे। तो भाई ये तो देखो प्रूव कर दिया अपन, एक्सप्लेन कर दिया। ये याद करने के लिए बोल रहा हूं जो आगे लिख रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर पी एस ग्रेटर देन आर क्यू हो ना, पी एस अगर ग्रेटर देन आर क्यू हो तो बेटा पोटेंशियल ऑफ डी विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी। ये याद कर सको तो, नहीं कर सको तो वैसे छोड़ दियो भाई, ऊपर वाला तो याद रहेगा ही। अगर ये कंडीशन बनेगी इन दो का प्रोडक्ट इन दो के प्रोडक्ट से ज्यादा हो तो डी का पोटेंशियल बी से ज्यादा आएगा, लिख लो। और इस केस में करंट होगा आयर टू लोअर डी टू बी, करंट डी से बी आएगा। करंट हमेशा आयर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। और अगर आर क्यू का प्रोडक्ट ग्रेटर देन पी एस होगा, आर क्यू का प्रोडक्ट ग्रेटर देन पी एस होगा तो पोटेंशियल ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ डी। और करंट होगा, लिख लें ये बात, बी टू डी, करंट बी टू डी होगा। ये तीनों पॉइंट्स प्रूफ तो इन दोनों का भी है, लास्ट वाला ऐसा नहीं कि प्रूफ नहीं है, लेकिन डायरेक्ट लिखवाया मैंने, प्रूफ काफी लंबा पड़ेगा। ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ये एक केस ये बन गया, एक केस ये बन गया, एक ऊपर वाला है। सेम ऑर्डर का मतलब सेम वैल्यूज लिख ले बेटे, सेम वैल्यू लिख ले। सेम ऑर्डर से मतलब लगभग इक्वल वैल्यूज। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की थ्योरेटिकल बातें थी भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की थ्योरेटिकल चीजें डिस्कस की मैंने अभी। तो ये आप ध्यान रखेंगे भाई, प्रूफ पूरा। अब मैं इसकी एप्लीकेशंस पर जाता हूं भाई, इसकी एप्लीकेशंस पर। इसके बेस पर एक मेन आर्टिकल है, आप लिखिए मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज लिखिए आप। ये भी
थ्योरेटिकल आर्टिकल है, प्रैक्टिकल में भी है, और इंस्ट्रूमेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड के लिए। बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लिखेंगे मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज, मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। मेन नाम है स्लाइड वायर ब्रिज। कर लो यार, लक्ष्य क्या बात है। अरे रे, अरे रे। तो मेन नाम है स्लाइड वायर ब्रिज, और मीटर ब्रिज इसका स्पेशल केस है, मीटर ब्रिज स्पेशल केस है। अब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ये भी मतलब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट लिख लो भाई। इसकी थ्योरी जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, थ्योरी वो इंपॉर्टेंट लिख लो। ये आर्टिकल मतलब पूरा पूरा यूं 3 नंबर में पूछा जाएगा कंप्लीट। तो बेटा पहले तो ये स्लाइड वायर ब्रिज, मैंने बोला मेन नाम इसका स्लाइड वायर ब्रिज है, स्लाइड वायर ब्रिज। तो आपसे पूछते भी स्लाइड वायर ब्रिज क्या होता है, तो पहले इसके नाम की बात करना। स्लाइड वायर ब्रिज, तो इसमें ब्रिज वर्ड आया। ब्रिज वर्ड तो इसलिए आया क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर काम करता है। इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। इसकी वर्किंग जो है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इसलिए इसका नाम, इसके नाम में ब्रिज वर्ड आया। फिर आया स्लाइड वायर। स्लाइड वायर इसलिए बोला इसको क्योंकि इसमें ना एलओए की वायर लगी होती है, एलओए की वायर लगी होती है। उस वायर पर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका तो बोलते हैं जोकी। क्या बोलते हैं उसे? जोकी। जैसे पेन है ना, ऐसी होती जोकी, इस पेन जैसी ऐसी जोकी होती है। तो उस वायर पर जोकी को यूं स्लाइड किया जाता है, वायर पर जोकी को स्लाइड करवाया जाता है यूं यूं इस तरीके से। इसलिए इसके नाम के अंदर है स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज। वायर स्लाइडिंग नहीं होगी, वायर पर जोकी होगी, एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा, जैसे पेन है ना, यूं सोच लो, ऐसा ही होता है, मोटा सा, कड़ा सा, मोटा सा, इस तरह का होगा। तो उसमें कॉपर की प्लेट लगी होती है, पीछे वायर बंधी होती है, उसके बताऊंगा अभी मैं। तो उसको यूं स्लाइड करते हैं वायर के ऊपर। एक एलओए की वायर लगी होगी, उस पर इसको स्लाइड करते हुए चलते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो उसको नाम दे दिया स्लाइड वायर ब्रिज। ये वैसे तो एक इंस्ट्रूमेंट है, जो मीटर ब्रिज है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे एक्सपेरिमेंट करके वैल्यूज निकाली जाती हैं। अब इसका नाम है, एक नाम रखा मैंने साइड में, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, वो मीटर ब्रिज क्यों बोला इसको मैंने? मीटर ब्रिज ये बोला कि जो वायर होगी ना, इसमें जो एलओए की वायर की मैं बात कर रहा हूं, जिस पर हमने जोकी को स्लाइड करना है, अगर वो वायर 1 मीटर की हो, अगर वायर वो 1 मीटर की हो, तो फिर हम इसको मीटर ब्रिज बोल देते हैं। वायर 1 मीटर की भी हो सकती है, कम ज्यादा भी हो सकती है। वायर 1 मीटर की भी हो सकती है, कम ज्यादा भी हो सकती है, ठीक। लेकिन अगर वायर 1 मीटर की है तो हम इसको फिर मीटर ब्रिज बोल देंगे। वायर 1 मीटर से कम या ज्यादा है तो फिर तो स्लाइड वायर बोलना पड़ेगा, स्लाइड वायर वर्ड यूज करना है। 1 मीटर की तो मीटर ब्रिज बोल देते हैं, ठीक। तो इसलिए मीटर ब्रिज को बोला जाता है। आमतौर पर हमें 1 मीटर की वायर लेनी होती है +2 लेवल पर, तो इसलिए इसको आमतौर पर मीटर ब्रिज के नाम से पढ़ा जाता है, मीटर ब्रिज के नाम से, क्योंकि हमें 1 मीटर की वायर के हिसाब से बातें करनी होती हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में तो कुछ भी दे सके, मीटर से ज्यादा भी कम भी। फिर ये पूछते भी किस काम आता है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये जैसे मैंने कहा एक एक्सपेरिमेंटल चीज है, ये लैब के अंदर मिलेगा जब स्कूल खुल जाए, भगवान करा स्कूल खुल जाए, लगता तो को नहीं भी स्कूल खुलेंगे, लेकिन खुल जाए, भगवान अनुमान के व्रत रखना स्टार्ट कर दो, हो सकता है खुल जाए स्कूल। तो अगर स्कूल खुल गए तो आप लैब में देखोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे इसके, इस मीटर ब्रिज के, तो उसमें क्या होता है, मीटर ब्रिज से ना कोई अननोन वायर, आपको एक वायर दे देंगे, कोई भी अननोन रेजिस्टेंस की एक वायर दे देंगे आपको, कहेंगे इसका रेजिस्टेंस निकालो भाई। एक कोई वायर प्रोवाइड करेंगे एक्स्ट्रा आपको, ये कहेंगे भाई एक वायर पड़ी है, इसका रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ। तो हम ये कहते हैं कि स्लाइड वायर ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट किए जाते हैं। कोई पूछे ना ये किस काम आएगा, आप कहेंगे अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के काम आएगा, ठीक। तो ये इसका यूज है टू कैलकुलेट दी या टू फाइंड आउट दी अननोन रेजिस्टेंस, ठीक। तो क्या क्या बताया मैंने, इसका नाम एक्सप्लेन करा, फिर मैंने ये बताने की कोशिश करी कि किस काम आता है ये। अब बेटा ये इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, इसकी वर्किंग कैसे होगी, पूरा ध्यान से सुन लेना, लिख लेना, एक बार में समझ में आए 2 बार सुन लेना इसको वीडियो को, लेकिन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जरूर लिख लेना बोर्ड के लिए। पूरा आर्टिकल यूं का एक्सप्लेन आएगा, आपको बोलेगा स्टेट वर्किंग ऑफ या एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज टू फाइंड दी अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर, यूं पूछ लेगा। बेटा इसमें एक ये लकड़ी का ब्लॉक होगा, एक लकड़ी का ब्लॉक है, फट्टा, फट्टा जैसे डेस्क के ऊपर फट्टा लगा होता ना, इस तरह फट्टा सोच लो, एक लगभग 1 मीटर
10-12 इंच का चौड़ाई, 10-12 इंच उसकी चौड़ाई होगी। आज की क्लास यहीं रोक लेते हैं।